सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने काइनेमैटिक्स के 2018 से लेके 22 तक के सारे सवाल देखने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको रोड मैप वीडियो में भी बताया था, काइनेमैटिक्स जो है हर बच्चे को जरूर से करना चाहिए एडवांस के लिए, राइट। ज़्यादातर सवाल जो इसके आते हैं वो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से आते हैं। हमने ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारे एडवांस के पीवाईक्यूज कर रखे हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। ये अपना पहला सवाल है, 2018 का सवाल है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो बिल्कुल डुएबल सवाल है, बिल्कुल डुएबल है। सवाल में क्या कहता है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक बात है। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर्स एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अपना आधा काइनेटिक एनर्जी खो बैठता है, तो बचा कितना? 50%. Immediately after the bounce, the velocity of ball makes an angle of 30 degree with the horizontal surface. तो हमसे पूछ रहा है कि अब सेकेंड टाइम आपका मैक्सिमम हाइट कितना रहा होगा। ठीक है, अच्छा सर। तो इसका अगर हम यहाँ पे चित्र देखें तो आपके पास शुरुआत में यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपने मान लिया है कि u है। ये एंगल जो है आपका जनाब कितना है? 45 डिग्रीज है। ये जाता है आपको इस प्रकार से एच मैक्स अटेन करता है, फिर बाउंस करता है, फिर आपको जो चीज़ है आपको ये 30 डिग्री पे अब इस प्रकार से जाता है और थोड़ा सा कम मैक्सिमम हाइट अचीव किया होगा। इसका अब जो एंगल है सेकेंड बाउंस के बाद, दिस इज योर 30 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा। एक और बात क्या है, अब जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो 50% है बाद वाले का, यानी कि अब अगर इसकी वेलोसिटी यू प्राइम है तो क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि बाद में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है सर, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां से ही आपको दिख जाना चाहिए कि सर जो आपका इस समय वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू यू बाई √2। क्लियर है एकदम? अब तो खेला ही खत्म हो गया है। आपसे यहाँ पे एच मैक्स के बारे में पूछ रहा है। आपका जो एच होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर जो मेरा h2 बाई h1 होगा दैट इज इक्वल टू u2 बाई u1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई योर साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी आपका कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है। अब h2 बाई h1 की वैल्यू कितनी है? 120, सो दिस इज योर 120। u2 इज इक्वल टू u बाई √2, सो इवेंचुअली यहां पे आपको 1 बाई √2 बचने वाला है। ठीक है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा 2 यानी कि साइन 30 डिग्री विच इज नथिंग बट योर 1 बाई 2, और ये आपका कितना है? 1 बाई √2 का होल स्क्वायर। तो यहीं से हमको दिख रहा है h2 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ये आपका 1 बाई √2 बचेगा, उसका भी स्क्वायर किया तो अगेन दिस मच। तो इसको सॉल्व किया तो ये सर 30 मीटर्स निकल के आ रहा है, यानी पहले वाले सवाल का जवाब कितना है? 30 मीटर्स। देखा? ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर आपकी अच्छी मास्टरी होनी चाहिए, है ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 2019 का है और ध्यान से देखिए, ये सवाल भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से ही संबंधित है। ठीक है, अच्छा। देखिए, कहता है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल स्पीड ऑफ u0। यहाँ पे चित्र देख रहे हो, u0 से फीका एंगल थीटा है, तो आपको एक प्रोजेक्टाइल किया, उसके बाद बाउंस करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है u0 बाई अल्फा, लेकिन एंगल आज भी वही रहा। ठीक है, फिर ये आपको बाउंस किया, थोड़ा सा कम हाइट अटेन किया इस बारी, फिर आपका वेलोसिटी हो गया u0 बाई अल्फा स्क्वायर। तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार इसकी हाइट कम होती जा रही है, इसका मतलब है कि आपका जो अल्फा है यहाँ पे, आपका जो अल्फा है वो 1 से तो बड़ा है। ये बात तो एकदम क्लियर है, ठीक बात है। अच्छा, क्योंकि u0 बाई अल्फा आपको छोटा है u0 से, इस तरीके से ये बार बार बाउंस कर रहा है। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the magnitude of average velocity of the ball up to point when it hits the ground for the first time is v1। हमसे कहता है जब वो पहली बार ग्राउंड को हिट किया, यहां से लेके यहां तक के लिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो v1 है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि सर एक प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करें, यानी कि एक राइट पहले बाउंस तक की अगर हम बात करें, आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, यहां पे है ना कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सपोज कीजिए ये आपका वेलोसिटी है, सपोज कीजिए ये आपका वेलोसिटी है u0, ये आपका एंगल थीटा है।
तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक के लिए जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, जो कुछ नहीं आपको बेसिकली रेंज ही है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज आपको होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी कि इस समय ये आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड है u नॉट cos थीटा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से टाइम मर गया, यानी कि सर आपका एवरेज वेलोसिटी जो हमें सवाल में v1 दिया है दैट इज नथिंग बट u नॉट cos थीटा। पहले तो ये आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि सर v1 इज इक्वल टू u नॉट cos थीटा। क्लियर है? तो इस बात को सबसे पहले किसी साइड में, किसी कोने में अच्छे से लिख लीजिए कि सर जो हमको सवाल में v1 दिया है दैट इज नथिंग बट u नॉट cos ऑफ थीटा। क्लियर है? अच्छा, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स एट द सेम एंगल थीटा बट स्पीड reduced to u naught by alpha. Its motion continues for a long time as shown in the figure. If the magnitude of average velocity of the ball for the entire duration of motion, यानी कि ये आपको बॉल खट 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 और इवेंचुअली कभी ना कभी तो बॉल आपको रुक गया होगा, तो फॉर दैट इंटायर मोशन बॉल का जो एवरेज वेलोसिटी है हमसे कहता है कि अगर वो 0.8 v1 है तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर पूरे एंटायर जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी आप कैसे लिखना चाहते हो, तो सर पूरे एवरेज कंप्लीट जर्नी के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यानी कि सर यहां का रेंज r1 है, यहां का रेंज r2 है, यहां का रेंज r3 एंड सो ऑन, तो यहां पे हम लिखेंगे सर टोटल रेंज यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम, यानी पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस तीसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट एंड सो ऑन। ठीक बात है सर? हाँ जी सर। अब यहां पे ध्यान से देखिए सर, व्हाट इज r1? रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, याद है? एंड पहले वाले केस के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है? v1 ही तो है, यानी दिस इज v1 इंटू t1 प्लस, अब बात करते हैं r2 के लिए, मेरी बात को समझिएगा। r2 में आप जब लिखोगे रेंज को, तो रेंज क्या लिखोगे सर? हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाई time of flight for this particular thing. Now look here very very carefully. अगर हम पहले केस के t1 की बात करें तो पहले केस के लिए t1 कितना है? 2u नॉट साइन थीटा बाई ग्रेविटी। सिमिलरली अगर हम यहां पे दूसरे सिचुएशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो ये आएगा 2u नॉट बाई अल्फा साइन थीटा बाई जी। क्या हम इसी चीज को t1 बाई अल्फा नहीं लिख सकते? क्योंकि बस अल्फा ही एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो आपको t1 जैसा ही दिख रहा है। सो सर t2 इज नथिंग बट t1 बाई अल्फा। सिमिलरली सर t3 इज नथिंग बट t1 बाई अल्फा स्क्वायर, खाली ये अल्फा स्क्वायर आपको एक्स्ट्रा आएगा नीचे। तो ये तो कहानी हो गई इसकी कि हम यहाँ पे सर ये t1 को छोड़ देंगे, t2 को हम लिख सकते थे t1 बाई अल्फा, t3 को हम लिख सकते थे t1 बाई अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड हम यहां पे v2 को भी कुछ तो कर ही सकते थे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगेन जब हम लोग यहां पे ऊपर में रेंज लिखने वाले, तो रेंज आप क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो सर आपको यहां पे हॉरिजॉन्टल स्पीड समझ में आ रहा है ना कितना होगा? ये जो सर मेरा हॉरिजॉन्टल स्पीड है जिसको हमने यहां पे v2 बोला है, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड आपको कितना है? v2 इज इक्वल टू u नॉट बाई अल्फा कॉस ऑफ थीटा एंड सर u नॉट cos अल्फा इज नथिंग बट v1, यानी कि सर v2 इज इक्वल टू v1 बाई अल्फा। तो यहां पे v2 v1 बाई अल्फा होगा। सिमिलरली सर इस केस में जब हम लोग यहां पे v3 लिखेंगे तो वो सर मेरा v1 बाई अल्फा स्क्वायर होगा। तो इसी बात को हमको यहां पे लिखना है, समझ रहे हो? तो r2 की जगह, ठीक है, आप यहां पे v2 t2 लिखने वाले थे, आप यहां पे v3 t3 लिखने वाले हो। v3 क्या है? हॉरिजॉन्टल स्पीड, t3 टाइम ऑफ फ्लाइट उस वाले प्रोजेक्टाइल का, सो ऑन डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये तो आपको इंफिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। अब यहां पे आपको चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है। v1 t1 को तो एज इट इज छोड़ देना है। v2 के जगह क्या लिखोगे? v1 बाई अल्फा, तो यहां पे लिखो v1 बाई अल्फा, और t2 के जगह क्या लिखोगे? t1 बाई अल्फा, तो यहां पे लिखिए सब चीजों को। प्लस v3 की जगह आपने लिखना है v1 बाई अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे t3 की जगह आपने लिखना है t1 बाई अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन।
whole divided by this is your t1 plus t1 by alpha plus t1 by alpha square and so on. ठीक बात है. और लेफ्ट साइड में क्या है, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट 0.8 बाई 0.8 v1, जिसे आप लिख सकते थे 4 v1 बाई 5. अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं न्यूमरेटर से v1 को कॉमन खींच लूं तो इस वाले v1 को हम कट कर सकते थे, लेफ्ट वाले v1 को. एंड अगर ऊपर से t1 कॉमन खींचोगे, नीचे से t1 कॉमन खींचोगे तो आपका t1 भी मर जाएगा ऊपर नीचे से. मेरी बात समझ पा रहे हो, राइट? हाँ जी सर. अब आपको यहां पे इसको सॉल्व करना है. ठीक है, आई होप आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया है. तो फिलहाल के लिए हम इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब हमें यहां पे जरूरत नहीं है. इसको यहां से हमने हटा दिया है. तो आप यहां पे लेफ्ट साइड में आपके पास है 4/5 इक्वल्स टू, ये आपका बेसिकली 1 है, 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा 4 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन. अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे अल्फा आपको बेसिकली 1 से बड़ा है, यानी ये सब जो वैल्यू है ना वो 1 से छोटी वाली वैल्यू है, राइट? और आपको ये है तो जीपी में, तो ये आपको इनफाइनाइट सम वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहाँ पे आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है. तो आपको उस फॉर्मूले का तो पता है ना अंदाजा क्या होता है, इट इज a अपॉन 1 माइनस आर वेयर r इज लेस देन 1. तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है न्यूमरेटर वाले में, 1 बाई अल्फा स्क्वायर ओवरऑल आपको कॉमन रेशियो है, जहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर और रादर 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 से छोटा है. तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला. दिस बिकम्स a आपको पहला टर्म होएगा, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ठीक नीचे में भी है लेकिन नीचे में आपका कॉमन रेशियो ही 1 बाई अल्फा है सिर्फ, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई अल्फा. इसको अपने को सॉल्व करना है. ठीक है, लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग फ्रॉम हियर एंड लेट्स सिंप्लीफाई दिस. दिस इज योर 4/5 इक्वल्स टू, तो ये आपका हो जाने वाला है अल्फा स्क्वायर आपका जो है ऊपर चला जाएगा and this becomes your alpha square minus 1 whole divided by alpha divided by alpha minus 1. so यहाँ से एक alpha को इसके साथ हम उड़ा सकते हैं. this becomes your 4/5. so this becomes your alpha into alpha minus 1. numerator में alpha square minus 1 that is nothing but alpha minus 1 into alpha plus 1. so this goes again, this becomes your 4 alpha. हालांकि आपको यहीं से दिख जाएगा कि आपका alpha जो है वो 4 होना चाहिए. आपको दिख रहा है ना, आप यहीं से कंपेयर कर सकते हैं. आपका ये कितना आ रहा है, 4/5 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1. तो यहीं से हमको दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू सर 4 होगी. खत्म है. तो सवाल में आपको कैलकुलेशन है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहां पे नहीं है. ठीक है, चलिए ये देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन. 2020 का ये सवाल है ना, 2020 का क्वेश्चन है. ये आपका मोर देन 1 करेक्ट है. आपको देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको सही है. सवाल में हमसे क्या कहता है, बड़ी क्लियरली सवाल को पढ़िएगा. स्टार्टिंग एट t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन विथ स्पीड 1 मीटर्स पर सेकेंड, अ पार्टिकल फॉलोज अ 2 डायमेंशनल ट्रैजेक्टरी इन द xy प्लेन, जहां पे इक्वेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2. यानी पार्टिकल आपको ये वाला ट्रैजेक्टरी पे ट्रैवल कर रहा है. समझ रहे हो, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये इसका इक्वेशन है. ठीक है, हाँ. The x and y components of its acceleration are ax and ay respectively. Then देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है. सबसे पहला चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल का शुरुआत में स्पीड 1 मीटर्स पर सेकेंड है जब वो ओरिजिन पे था. अभी कोई बच्चा को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर ये 1 मीटर्स पर सेकेंड क्या किसी एंगल पे है या इसका कितना कॉम्पोनेंट y में है कितना x में है, ये पूरा का पूरा 1 मीटर्स पर सेकेंड y में है कि x में है, सर इतना क्लियर नहीं हो रहा है. एक तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि ओरिजिन पे यहाँ पे अगर आप इस वाले कर्व पे टैंजेंट बनाओगे तो वो आपको हॉरिजॉन्टली आएगा, यानी कि पार्टिकल का ये पूरा का पूरा 1 मीटर्स पर सेकेंड x डायरेक्शन में ही था शुरुआत में. बट स्टिल इसको हम लोग मैथमेटिकली और अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे काम स्पीड सोल्यूशन नहीं है. हमारा काम है यहाँ पे आप तक एक एक बात को, कॉन्सेप्ट को अंदर तक, आपकी आत्मा तक को समझ में आ जानी चाहिए. तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, अगर हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस बिकम्स योर dy बाई dt इज इक्वल टू, दिस इज योर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x dx बाई dt.
हाँ जी सर। तो यहां से हमको इक्वेशन निकल के आया है, दैट इज योर वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। क्या है? वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। टू टू मर गया, राइट? दिस इज योर एक्स इंटू वी एक्स। सो ये इक्वेशन जो है ना मेरे बड़े काम का इक्वेशन है, बाकी सबको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये इक्वेशन जो है मेरे बड़े काम का है, इसके सहारे हम लोग आगे बहुत कुछ यहाँ पे डिड्यूस करने वाले हैं। अब अगर आप सिर्फ इस इक्वेशन की बातचीत करो तो आपको यहीं से सही समझ में आ जाएगा दैट एट x इक्वल्स टू जीरो, अगर हम ओरिजिन की बात करें, जब आपका x जीरो था, ये पूरा टर्म जीरो हो जाता है, यानी कि आपका जो वी वाई है वो जीरो है। तो यहीं से दिख गया है कि वाई डायरेक्शन में शुरुआत में ओरिजिन पे आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये जो 1 मीटर्स पर सेकेंड दिया गया है वो आपका x डायरेक्शन में ही था पूरा। सो हम कह सकते हैं ux यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग x डायरेक्शन इज नथिंग बट योर 1 मीटर्स पर सेकेंड। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर सी को, एट t इक्वल्स टू जीरो यानी कि ओरिजिन पे द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन, यही बात हमने अभी अभी शो करी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद आपको कहानी आती है एक्सेलरेशंस की। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, तभी तो एक्सेलरेशन तक पहुंच पाएंगे। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें दोबारा से, दोनों तरफ डिफरेंशिएट मारेंगे, तो ये आपको हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू, लेकिन यहां लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले x को डिफरेंशिएट किया तो वो दोबारा से vx हो जाएगा, सो दिस बिकम्स vx स्क्वायर, प्लस x को छोड़ दिया और vx को डिफरेंशिएट आपने किया। सो आपको यहीं से दिखना चाहिए कि ये वाला टर्म आपका जो है एक्सेलरेशन अलोंग y है, दिस इज नथिंग बट योर ए वाई, एंड दिस फेलो इज नथिंग बट योर ए एक्स। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया है एक्सेलरेशन के लिए। अब पहला हमसे कहता है ax equals to 1 meters per second square implies that when the particle is at origin ay is equals to 1 meters per second square। हमसे कहता है कि अगर ax 1 है, तो यहीं पे देख लेते हैं ना, इसी इक्वेशन में अगर तुम ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं। अगर आपने ax को 1 बोल दिया है, यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका ay इज इक्वल टू vx, लेकिन कहाँ की बात की जा रही है? ओरिजिन की। तो भैया ओरिजिन पे आपका ये वाला चीज कितना है? व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? ये तो 1 ही है। तो यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, प्लस ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो x को यहां पे 0 पुट किया और ax की वैल्यू हमसे कहता है 1 है। इसको देखिए सिंप्लीफाई करके ये 1 ही आ जाता है। तो भैया ये जो आपको स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। हाँ जी सर। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ax इक्वल्स टू 0, अगर मेरा ax 0 है, implies ay is 1 meters per second square at all times। देख लेते हैं, यही इक्वेशन है ना। अगर आपने ax को 0 कर दिया, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है बहुत, vx स्क्वायर प्लस x टाइम्स 0। एक और बात सोचना, if ax इक्वल्स टू 0, अगर आपका हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट, अगर x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी x एक्सिस का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर vx इज कांस्टेंट, और सर शुरुआत में vx कितना था? 1, यानी vx ऑलवेज रिमेन्स 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन में ये वाला टर्म आपका बेसिकली 1 हो जाएगा और ये तो आपका 0 हो, तो ये आपका 1 आ रहा है, यानी कि यस, ay ऑलवेज रिमेन्स 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल द टाइम्स। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी तक मेरा ए बी सी तीनों सही आ रहा है। अब बचता है मेरा डी। मोर देन 1 करेक्ट था ये 2020 में। देखिएगा डी में क्या बोलता है? ax इक्वल्स टू 0, ठीक बात है, इंप्लाइज दैट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो हमने बेसिकली इस बी पार्ट को ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर ax आपका 0 है, अगर ax आपका 0 है तो ay की वैल्यू तो 1 है। इंप्लाइज दैट at t equals to 1 second, the angle between the particle's velocity and the x-axis is 45 degrees। ध्यान से देखो, ax आपका 0, ये आपका d पार्ट, ax आपका 0 है, ay हमने ऊपर अभी प्रूव किया है कि ये हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक बात है। ax 0 का मतलब है कि at t इक्वल्स टू 1 सेकेंड आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो तो 1 ही रहने वाला है, वो नहीं बदल सकता, क्योंकि आपका ax कांस्टेंट है। और vy कितना हो जाएगा? तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, लगाया काइनेमैटिक्स का इक्वेशन, क्योंकि आपका ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट पे ही हम ये इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस तो आपका 0 था,
प्लस ए वाई 1 है और टाइम भी हमको 1 बोला, यानी सर 1 सेकेंड बाद वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकेंड है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि 1 सेकेंड बाद आपका एक्स में वेलोसिटी 1 है, वाई में वेलोसिटी 1 है, यानी जो रिजल्टेंट होगा वो 100% आपका एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज एंगल बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में हमने इसको समझा है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2021 का सवाल है ना। यहां पे आपको बेसिकली एक कहानी टाइप दे रखी है और आपसे इसके बेसिस पे दो चीज पूछा गया, आपको दोनों का जवाब देना है, राइट। ये थोड़ा सा नया कैटेगरी ऑफ स्टाइल ऑफ आस्किंग जो क्वेश्चन है, ये 2021 में आपको डाला गया है। देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। प्रोजेक्टाइल का सवाल है, कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड at an angle of 45 degree from the vertical and with a speed of 5√2 meters per second। तो ये दो चीज अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, फटाक से इसको बनाइए। क्या ऐसा है इसमें भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो 45 डिग्री पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और इनिशियल स्पीड 5√2 है, 5√2 है। इसका मतलब क्या है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है, 5√2 का मतलब है कि इधर भी कंपोनेंट 5 मीटर्स पर सेकेंड होगा, है ना, और इधर भी आपका कंपोनेंट 5 मीटर्स पर सेकेंड ही होगा। पहले ही कंपोनेंट कर लीजिए, मजा ही आ जाएगा। द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मासेस इक्वल बंटवारा हुआ है। वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड 0.5 सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग। तो हमसे कहता है कि भैया ठीक है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, टॉप मोस्ट पोजिशन पे ना इसका एक्सप्लोजन हुआ। बेसिकली यहाँ पे इसका जो मास है, यहाँ पे इसका मास अगर अपने m माना है तो टॉप मोस्ट में ये फट जाता है दो अलग अलग मासेस में, m/2 ईच। ठीक है, हमसे कहता है कि पहला जो मास है वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे गिरना शुरू करता है एंड इट टेक्स 0.5 सेकेंड्स टू फॉल। दिस t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स। द अदर पार्ट t सेकेंड्स after the splitting falls to the ground at a distance x meters from the point of origin। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो कहीं और दूर जाके गिरता है, at a distance x from the origin। तो ये आपको एक बहुत ही टिपिकल वेराइटी है, स्टैंडर्ड वेराइटी है ना। सेंटर ऑफ मास में भी आप इसका एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बढ़िया है, राइट। ओरिजिन से जो दूरी है ना, ये आपको हमको सवाल में कहता है कि x है, तो हमको x बताना है। और इस पार्टिकल को यहां से यहां गिरने में t सेकेंड्स लिखता है, तो हमको यहां पे t बताना है। देखिए करने को तो यहां पे इसको बहुत फटाक से अपने क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अपने को समझना है कुछ, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट आता है। बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर जब ये वाला पार्टिकल आपको नीचे की तरफ गिर रहा था तो क्या इसके पास कोई इनिशियल स्पीड थी क्या। तो एक काम करते, कुछ कुछ बातें हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या सर, एक काम कीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप है ना एच मैक्स पता कर लीजिए, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ओवर हियर। तो मैक्सिमम हाइट अगर हम पता करने चलेंगे तो वो मेरा है सर u² sin square थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सो बेसिकली दिस इज योर y कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है ये, तो दिस इज योर 25, दिस बिकम्स योर 20, तो ये आपका 5, ये आपका 4। सो 5/4 मीटर जो है अपना ये हाइट है, दिस इज योर 5/4 मीटर्स हाइट। अब एक बारी ये मान लो, सपोज करो कि अगर ये स्पीड इनिशियल 0 था तो कितना टाइम लगता इस पार्टिकल को 5/4 मीटर नीचे गिरने में। वो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √2h/g। आई होप आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, सो √2h/g, सो 2h की वैल्यू 5/4 है, ग्रेविटी यहाँ पे आपको 10 है, इसको कट किया, ऐसे कटा, ये आपको आया 1/2, ओ हो 0.5 सेकेंड्स। यानी कि आपको जो ये टाइम दिया है 0.5 सेकेंड्स, यहां से एक बात तो क्लियर हो जाता है, इट इंप्लाइज कि पार्टिकल का इनिशियल स्पीड आपको 0 रहा था। इससे देखिए ये आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आपने जो सोचा था वो सही है, ये बात सत्य निकला यहां पे। दूसरा आपको ये भी पता चल जाता है, आप यहां पे क्या लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। जस्ट फटने से पहले ये दो पार्टिकल आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनकी मोशन थी, स्पीड थी
और वो 5 ही था, मास m था, इसका स्पीड आपको 5 मीटर्स पर सेकेंड था। और जस्ट फटने के बाद m/2 के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग यहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप मोमेंटम कंजर्व करोगे यहां पे, तो शुरुआत में आपको मोमेंटम था कितना, 5 इंटू एम, और बाद में आपको मोमेंटम है, इसका तो कोई स्पीड है ही नहीं एक्स एक्सिस में, इसके पास यकीनन एक स्पीड है एक्स एक्सिस में, इसके पास यकीनन एक स्पीड है v, तो ये आपको v कितना हो जाएगा, m/2 इंटू वी, तो यहां से v आ जाता है 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो अपने को यह भी पता चल गया है कि फटने के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड हो जाती है 10 मीटर्स पर सेकेंड। हालांकि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, इसके पास वर्टिकल कुछ भी नहीं है, तो इसको भी यहां से यहां गिरने में, ये वर्टिकल हाइट जो गिरेगा वो 5/4 मीटर ही गिरेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इसके लिए भी √2h/g ही होगा। तो इसको भी 0.5 सेकेंड ही लगने वाला है गिरने के लिए, ये जनाब भी 0.5 सेकेंड में ही नीचे गिरने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे वर्टिकल आ जाता तो फिर कुछ और होता कहानी, ठीक है। हाँ जी सर, तो इसके पास इसको लगा है 0.5 सेकेंड नीचे गिरने के लिए, राइट। एंड जहां तक बात है कि सर ये x कितना होगा, आपके पास यहां पे दो तरीका है, एक तो आप सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं, जहां पे आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा, हमारे सेंटर ऑफ मास के कोलिजन वाले पार्ट में भी, रिवीजन वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इस सिचुएशन में हमने देखा है कि ठीक है दोनों अलग अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो वही प्रोजेक्टाइल पाथ कंटिन्यू करता है जो फटने से पहले ये मास m करने वाला था। यानी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो आज भी आपको यहीं पे है, ये वाला m/2 यहाँ पे गिरा है, ये वाला m/2 आपको यहाँ पे गिरा है, ठीक बात है। आप क्या पता कर लो, आप ये पता कर लो कि सर आपका ये जो रेंज है वो कितना था, आप ये पता करो कि आपका ये जो रेंज है ना वो कितना था सर। तो सर जो रेंज है मेरा दैट इज इक्वल टू 2ux uy मल्टी अपॉन जी, ठीक है। सो 2 इंटू 5 इंटू 5, ये दोनों आपका ux uy जो है वो 5 है, डिवाइडेड बाई योर ग्रेविटी, तो यहां से दिख रहा है 2 5 5 कट गया, ये आपको यहां पे सिंपली 5 बच रहा है। तो आपको दिखा है कि सर आपका रेंज जो है वो 5 है, यानी कि आपको यहां से दिख रहा है कि दिस थिंग इज योर 2.5, let us take some other color, this thing is your 2.5 meter, this thing is also your 2.5 मीटर, और क्योंकि ये दोनों मास एग्जैक्टली सेम है तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच रहा होगा इन दोनों के, तो हम कह सकते हैं कि सर ये वाला दूरी भी आपको 2.5 मीटर ही रहा होगा। सो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज नथिंग बट योर 7.5, ठीक है। आप यहां पे ये भी कर सकते थे कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, आपको ये वर्टिकल हाइट पता है, तो आप यहां से लेके यहां तक का रेंज निकाल सकते थे और उसमें 2.5 ऐड कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो वाइबल प्रोसेस। क्लियर है, अपने यहां पे हर तरीके से सवाल को बस समझ रहे हैं डीप में जाके। चलिए बढ़िया एकदम, ओके। देखिए बात करते हैं 2022 का सवाल है। 2022 में आपको ये सवाल तो डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से है ही, किनेमैटिक्स से है। इसके अलावा एक और सवाल है मैट्रिक्स मैथ्स का, जहां पे आपको 3 जो क्वेश्चन है आपको किनेमैटिक्स से है और एक सवाल आपका एसएचएम से मिक्स था, तो उसको भी हम लोग इसी सेक्शन में देख लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या कहता है कि भैया आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको फायर किया विद अ स्पीड v एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, तो रेंज आपका d होता है। ठीक बात है, देखिएगा एकदम, है ना, ध्यान से देखिएगा। सो सवाल में क्या रहा है कि ठीक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ये आपका v वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है। कहता है कि अगर सिर्फ ग्रेविटी g होता तो रेंज d होता। ठीक बात है ना, तो ये d कितना है, d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, ये आपका d का इक्वेशन होता। अब हमसे कह रहा है, देखिएगा, अब हमसे कह रहा है if at the highest point on its trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is this much। सर ग्रेविटी बदल रही है, हमसे कहता है कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, यानी कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v cos थीटा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसके आगे इस वाले ग्रीन डॉटेड लाइन के राइट साइड में जो ग्रेविटी है ना,
वो ग्रेविटी जनाब आपको g डिवाइडेड बाई 0.81 है। ग्रेविटी ही बदल गया भैया। अब हमसे कहता है कि अगर यहां पे इस रीजन में ग्रेविटी इतनी है तो आपका जो नया रेंज है वो d प्राइम है, दैट इज इक्वल टू nd। तो n की वैल्यू बताइए। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां से लेके यहां तक जो है वो पुराने वाले रेंज का आधा है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि अब ये कहां जाके गिरने वाला है, और उसके लिए आपको ये एच मैक्स भी चाहिए रहेगा, और ये एच मैक्स तो आपको चलिए पता ही है, ठीक बात है। तो आपको बस पता करना है कि अब इस वाली ग्रेविटी के साथ वो कहां जाके गिरने वाला है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक बात है सर। अब देखिएगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो सर ये जो आपका जो भी चीज होगा इसको हमने इसको लेटर से x बोल दिया है, तो आपको पता है ना कि ये x क्या है। दिस x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाई कितना टाइम उसको लगेगा यहां से यहां तक गिरने के लिए, और वो टाइम कितना हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई नया ग्रेविटी जो है आपका। समझ रहे हो ना, आपको नया ग्रेविटी यहां पे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू दिस इज योर v cos थीटा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई h कितना है जनाब, h इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर। समझिए ये जो h लिखोगे वो पुराने वाले ग्रेविटी का इस्तेमाल करके लिखोगे, क्योंकि यहां पे लेफ्ट साइड में तो ग्रेविटी g ही था, तो ये जो h लिखोगे वो पुराने वाले ग्रेविटी का इस्तेमाल करके लिखना। सो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ग्रेविटी और अदर 2g मल्टीप्लाइड बाई g प्राइम कितना है दिस मच, दिस इज योर g डिवाइडेड बाई, तो वो आपको बेसिकली ऊपर चला जाएगा। सो डॉट और अदर मल्टीप्लाइड बाई यहां पे लिखेंगे अपने 0.81। अच्छा अब देखिएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 से 2 आपका मर जाएगा, यहां पे आपके पास है v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर का एक v बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन थीटा बाहर आएगा, 0.81 का 0.9 बाहर आएगा, डिवाइडेड बाई ग्रेविटी स्क्वायर का एक ग्रेविटी बाहर आएगा। अगर हम नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करें ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करें तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये आपका v इंटू वी स्क्वायर है, 2 cos थीटा साइन थीटा आपका बेसिकली साइन 2 थीटा है डिवाइडेड बाई ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई 0.9 बाई 2 है। अगर तुम ध्यान से देखो सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट d, सो दिस इज नथिंग बट योर 0.9 बाई 2d। तो आपको पता चल गया कि आपका x कितना है, यानी कि आपका जो नया, इसको मिटाइए यहां से, इसको मिटाइए, तो आपका जो नया रेंज है, नया रेंज कितना हो जाएगा d बाई 2 प्लस एक्स, दिस इज योर d बाई 2 प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 0.9 by 2d. So this is your 0.5d, this is your 0.45d, I can see this is 0.95d. तो n की वैल्यू कितनी है 0.95। यही आपको आंसर पुट करना था, इंटीजर टाइप नहीं था ये, न्यूमेरिकल टाइप है 0.95। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, शानदार। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 6th है, और ये सवाल का लंबाई इतना ज्यादा है कि हमें इसे 4 पेज में बांटना पड़ा है। ध्यान से समझिएगा, आपको ये मैट्रिक्स मैच था, लेफ्ट साइड में आपके पास सॉरी 1 2 3 करके है, 1 2 3 4 क्वेश्चन था लेफ्ट साइड में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे कुछ लिस्ट है राइट साइड में, और आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपको 4 पेज में हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे। हालांकि ये सवाल इतना डुएबल था कि सिर्फ 2 ऑप्शन को ही आप चेक करते तो आप यहाँ पे आंसर टिक मार सकते थे। तो आपके पास ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, हम लोग चारों ही करेंगे, लर्निंग है यहाँ पे। तो अच्छा ध्यान से देखिए, सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे कहता है लिस्ट 1 डिस्क्राइब्स 4 सिस्टम ईच विथ 2 पार्टिकल्स A and B in relative motion as shown in the figure. List 2 gives possible magnitudes of their relative velocities at t equals to pi by 3 seconds. तो pi by 3 सेकेंड के बाद उन दोनों पार्टिकल के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है वो हमको बताना है। राइट साइड में लिस्ट 2 में किसके साथ मैच कर रहा है। अगर तुम यहां ध्यान से देखो, सबसे पहला वाला तो बहुत ही आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहां पे आपसे कहता है कि आपके पास एक पार्टिकल बी है जो कि अभी लेफ्ट साइड जा रहा है, पार्टिकल ए आपको इस समय ऊपर जा रहा है, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहा है, मस्त वाला। क्लियर है एकदम सर? हाँ जी, दोनों आपको सेम सर्कल पे है, रेडियस 1 मीटर है, और दोनों का ही यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है 1 रेडियस पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है अगर दोनों का ओमेगा सेम है तो दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, भले आपको बी घूमते घूमते यहां आ जाएगा तो ए घूमते घूमते यहां आएगा, दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्रीज का होगा ही होगा। ये आपको बहुत ही खूबसूरत बात है इस सवाल का। तो ये आपको जो फोटो है वो t इक्वल्स टू 0 का है, तो t इक्वल्स टू π/3 सेकेंड बाद क्या ही हो जाएगा, दोनों को कहीं भी जाने दो। मुद्दे की बात है कि दोनों के वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्रीज ही होगा। अगर आपका b का वेलोसिटी इस तरीके से है, अगर आपका सपोज कीजिए आपको b जो है घूमते घूमते यहां पे आ गया है, तो अगर b का वेलोसिटी आपको इस तरीके से है तो आपका a का वेलोसिटी जो होगा वो इस हिसाब से ही होगा, इस हिसाब से होगा। और अगर तुम और ध्यान से देखो सर, जो इसका टैंजेंशियल स्पीड होगा दोनों ही पार्टिकल का, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। ओमेगा भी 1 है, रेडियस भी 1 है, सो टैंजेंशियल स्पीड इज 1 मीटर्स पर सेकेंड। सर ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा रे बाबा? रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम बात करें किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में देख लीजिए ना, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वी ए माइनस वी बी करा है, हमने यहाँ पे वी ए माइनस वी बी करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज just like adding two vectors, this is just like adding two vectors, यानी कि va वेक्टर और माइनस वीबी वेक्टर को ऐड करना है। तो अगर वीबी वेक्टर ऐसा है तो माइनस वीबी वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा, लेकिन भैया ये भी तो 1 ही होगा और दोनों के बीच का एंगल भी तो 90 डिग्रीज ही होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बाबा रे ये तो √2 आ रहा है। ये तो समझाने के लिए इतना आराम से कर रहे हैं, बच्चे तो देखते के साथ टिक मार दे √2। तो यानी कि सर 1 का मैचिंग s के साथ है, यानी a और d तो नहीं हो सकता। यहीं से आपको समझ में आ गया है, आपको b और c में से एक चुनना है। तो समझदार बच्चा एग्जाम में क्या करेगा? वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लेगा या फिर ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेगा, राइट? क्योंकि यहां पे क्या तो 2 का p होगा या फिर t होगा, कोई एक भी आ गया तो खत्म, आपको बाकी दो को सॉल्व ही नहीं करना था। बस चल हम लोग यहाँ पे सारे ही कर लेते हैं। तो हमको अभी तक क्या पता चला है कि 1 का मैचिंग आपको s के साथ हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, यहां पे लिख लेते हैं 1 की मैचिंग s के साथ हो रही है। ये आपका देखिए सेकंड है, प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया है। यहां पे आपसे क्या कहता है कि आपके पास 2 प्रोजेक्टाइल है, a को आपने फायर किया है समय 0 पे, लेकिन आपने b को फायर किया है 0.1 सेकेंड पे। इसके फायर होने के 0.1 सेकेंड बाद आपने बी को फायर किया विद द सेम स्पीड दिस मच। दोनों का ही इनिशियल स्पीड सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दोनों का ही सेम है। द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज लार्ज इनफ सो दैट दे डू नॉट कोलाइड। इनके बीच में भाई अच्छी खासी दूरी है, तो ये आपस में टकरा जाएंगे, ऐसी चिंता मत कीजिए। सवाल में कह रहा है, हमसे क्या पूछा सवाल में जो आपसे पूछा है वो तो शुरुआत में बता दिया गया था। रिलेटिव वेलोसिटी बताइए t इक्वल्स टू π/3 सेकेंड बाद। तो यहां पे बेसिकली आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है t इक्वल्स टू π/3 सेकेंड बाद, तो दोनों का ही आपको पहले इंडिविजुअल वेलोसिटी वेक्टर निकालना होगा π/3 सेकेंड बाद। अगर हम इसकी बात करें, शुरुआती स्पीड कितना है? 5π/√2, यानी कि सर अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात करें तो ये आपको हो जाएगा 5π/2, और इसका जो वर्टिकल स्पीड है शुरुआत में दैट इज ऑल्सो 5π/2 एंड सेम गोज फॉर बी ऑल्सो। पहले हम ए की ही बात करते हैं। समय 0 पे आपने ए को फायर किया था, तो π/3 सेकेंड बाद ए के वेलोसिटी वेक्टर क्या है? तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए इज हाउ मच? दिस इज योर, क्या लिखोगे? ux i कैप प्लस योर or rather let me say vx i cap plus your vy j cap। सर x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, तो वो तो सर मेरा बाद में भी 5π/2 i कैप ही होगा। ठीक है, प्लस, लेकिन सर y वेलोसिटी ना वो बदलती जाती है। इक्वेशन क्या लिखते हो? vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। ग्रेविटी नीचे है, नेगेटिव साइन आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपका ये जो x वाला वेलोसिटी था वो राइट साइड था, तो वो हमने यहां पे पॉजिटिव ही लिया है, और y को तो हम लिख देते हैं uy प्लस ayt। uy कितना है? 5π/2, दिस इज योर 5π/2
माइनस जी टी होगा, सो माइनस 10 इंटू टी, और यहाँ पे टी कितना है, पाई बाई 3, सो 10 इंटू टी करेंगे तो 10 पाई बाई 3, एंड दिस इज नथिंग बट योर जे कैप। बात समझ में आई? तो ये मेरा हो गया है वी ए वैक्टर। सिमिलरली लेट अस राइट योर वी बी वैक्टर। यहाँ पे और भी आपको केयरफुल रहना है। ध्यान से देखिएगा, जब आप वीबी की बात कर रहे हो, सर इसका भी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो तो आपको 5 पाई बाई 2 ही है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -5 पाई बाई 2 आई कैप, राइट। प्लस इसका वी वाई क्या लिखोगे, अगेन यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई तो आपका 5 पाई बाई 2 है, -10 इंटू टी, मुद्दा टी का आता है। सर बी के लिए टाइम कितना लिखोगे, आपसे पूछा गया है समय शून्य के बाद पाई बाई 3 सेकेंड बाद कहां पे है वो लोग, क्या बी पार्टिकल को इतना टाइम मिला है ट्रैवल करने का? समय शून्य के बाद आपने ए को फायर किया और पाई बाई 3 सेकेंड बाद हमने इक्वेशन लिखा, लेकिन बी को तो 0.1 सेकेंड बाद फायर किया गया था, तो बी को मौका कितना मिला है हवा में ट्रैवल करने का, इतना। 0.1 सेकेंड तो वो चला ही नहीं, 0.1 सेकेंड तो वो चला ही नहीं था, तो बी को जो मौका मिला है हवा में रहने का, दैट इज पाई बाई 3 माइनस 0.1। तो ये वाला टाइम हमको यहां पे मल्टीप्लाई करना है इस 10 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 पाई बाई 3 प्लस ये आपको 1 हो जाएगा। दिस इज योर जे कैप। एक बारी देख लीजिए, यहां पे बेसिकली हमारा -10 था ना, -10 को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मेट बनता दिखाई देगा। ठीक है, शानदार। तो ये मेरे पास बेसिकली अब 2 वेलोसिटीज आ चुकी है। अब आप यहां से सब कुछ को हटा सकते हैं। हमसे पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी, तो किसी को भी किसी के साथ जो है माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे वी ए वेक्टर माइनस और वी बी वेक्टर किया है, पहले तो माइनस कीजिए और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। जब आप माइनस करने जाओगे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो है आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज योर 5 पाई आई कैप। फिर जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म भी इसके साथ कट जाएगा, राइट। एंड मोर ओवर आपके पास आएगा -1 आई कैप, दिस इज योर सॉरी जे कैप, सो दिस इज योर माइनस जे कैप। देख लीजिए, तो दिस टर्न्स आउट टू बी योर माइनस जे कैप। सो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आया है, लेकिन हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 पाई का स्क्वायर बोले तो 25 पाई स्क्वायर प्लस 1, दैट इज योर ऑप्शन नंबर टी। सो भैया 2 का जो मैचिंग है वो मेरा टी के साथ हो रहा है, तो यहीं पे देखिए 2 का मैचिंग टी, 1 का एस, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका जवाब है। बाकी सब कुछ चेक भी नहीं करना था, बट हम लोग फिर भी यहाँ पे चलिए चेक करते हैं। 3 को भी चेक करेंगे और 4th को भी चेक करेंगे। मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस। सबसे यहाँ पे जो बस क्रिटिकल पॉइंट था वो t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड का ही था, कि समय शून्य पे आपने इसको फायर किया था और उसके 0.1 सेकेंड बाद आपने इसको फायर किया, तो 3 पाई बाई 2 सेकेंड्स बाद की हमसे इक्वेशंस लिखने थे, तो यहाँ पे 0.1 इसमें से हमको सबट्रैक्ट करना पड़ा था, माइनस करना पड़ा था इस हिसाब से। तो मेरा ये सवाल ऐसे हुआ है, राइट। चलिए इसके हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट बेसिकली मेरा एसएचएम है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमको 2 अलग अलग एसएचएम का इक्वेशन दिया हुआ है, दिख रहा है ना, इक्वेशन दिया है, जहां पे आपका टी नॉट कॉन्स्टेंट है 1 और एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है 1, यानी कि हम इस इक्वेशन को लिख सकते थे इक्वल्स टू एक्स नॉट तो 1 है, दिस इज नथिंग बट योर साइन टी प्लस पाई बाई 2, राइट। अच्छा, एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली साइन टी। दिख रहा है, हाँ जी सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये आपको फोटो जो है वो समय शून्य की है, देखिएगा t इक्वल्स टू 0 पे आपको ये कहानी है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर आपने यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आपका x भी 0 आया है, यानी अभी आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे t को 0 पुट किया है तो साइन पाई बाई 2 यानी कि मैक्सिमम आ रहा है, यानी ये जो आपका फोटो होगा वो एम्पलीट्यूड का है। तो हालांकि अगर आपको सिर्फ सॉल्व करना है तो वो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन बस समझने वाली बात है कि आपका जो फोटो दिया है ना, ये वाला पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पे था और ये वाला जो पार्टिकल है वो अभी अपने मीन पोजीशन पे। सो दिस इज द फोटो राइट नाउ, दिस इज द फोटो राइट नाउ, दिस इज योर मीन पोजीशन। अगेन हमको यहाँ पे वेलोसिटीज का निकालना है रिलेटिव, तो एंड दैट टू एट व्हाट टाइम, 3 पाई बाई 2।
तो 3π/2 पे दोनों की वेलोसिटीज क्या क्या है वो निकालने के लिए तो पहले वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए। तो भैया पहले वाले की वेलोसिटी की इक्वेशन जब निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको हो जाएगा cos t प्लस π/2, और इस वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ये आपको sin t का डिफरेंशिएशन चुपचाप से cos t हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले में अगर आपने पुट किया है 3π/2, सो दिस बिकम्स योर 3π/2 ही था ना, एक सेकेंड, सॉरी π/3 था, दिस वॉज योर π/3। सो अगर आपने यहाँ पे π/3 प्लस π/2 लिखा है, आपको दिखना चाहिए कि ये आपको माइनस साइन π/3 हो जाने वाला, दिस इज योर माइनस √3/2, और यहाँ पे अगर आपने π/3 पुट किया है दिस इज योर 1/2, दिख रहा है ना, cos 60 डिग्री हो गया है, सो 1/2। तो भैया आपको दिख रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव 1/2 है, यानी कि वो राइट साइड है, पॉजिटिव 1/2 है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, यानी कि वो आपको लेफ्ट साइड थी, √3/2। तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव क्या होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। सो √3/2 प्लस योर 1/2, दिस इज योर √3 प्लस 1/2, दैट इज योर P1। तो क्या ये मेरे पास P था? हाँ था, थर्ड का P1। ठीक है, अब हमें बस फोर्थ चेक करना है जिसका आंसर R आना चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये अपना फोर्थ पार्ट है इसी का। इसमें हमसे कहता है कि भैया एक पार्टिकल तो XY प्लेन में चुपचाप से सर्कुलर मोशन कर रहा है, चुपचाप से ये सर्कुलर मोशन आपको कर रहा है, एंड आपका जो B है वो Z डायरेक्शन में आपको 3 मीटर्स पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। हमसे यहाँ पे फिर से रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है दोनों के बीच का। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका जो B वाला पार्टिकल है उसका वेलोसिटी आपको 3 मीटर्स पर सेकेंड है, और A पार्टिकल कहीं पे भी होगा, A पार्टिकल चाहे कहीं पे भी हो, B हमेशा A वाले पार्टिकल के साथ 90 डिग्रीज ही एंगल बनाएगा, समझ रहे हो। और A का टैंजेंशियल स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू R, रेडियस भी 1 मीटर है, तो दिस इज योर 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है, तो दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा वो आपको 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √10 ही होगा, दैट इज योर R, और यहां पे आपको R था। क्लियर है एकदम? चलिए शानदार, आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा। चाहे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।